Let us today study the principle of nuclear magnetic resonance. बच्चे स्पिनिंग टॉप जिसको हम लट्टू भी कहते हैं, हीरी भी कहते हैं डोगरी में, तो उसका नाम सुना आपने कभी? स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप, हाँ जी बच्चे, सुना हुआ है। यस सर। हाँ, तो जब हम स्पिनिंग टॉप को बच्चे रोटेट करते हैं, ऐसे घुमाते हैं, स्पिनिंग टॉप को ऐसे घुमाते हैं, है ना? तो वो घूमता है फिर स्पीड से। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको। शो यू, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है बच्चे? यस सर। ये देखिए, ये तो खैर ये इसका स्पिन मोशन दिखा रहा है। मैं आपको ये देखिए, ऐसे स्पिन करता है ना बच्चे, ये प्रीसेस कर रहा है बेसिकली। जो स्पिन है, जो इसका स्पिनिंग मोशन, ये प्रीसेस कर रहा है। इसको ही बताता हूँ मैं, ये अपने एक्सिस को अब छोड़ा हुआ है इसने। इसमें से फुल जाएगा, मुझे सारे प्रीसेस कर रहे हैं अप्लाइड फील्ड के अराउंड। ये इसका स्पिन मोशन है बच्चे, है ना? हम कहते हैं ना प्रोटॉन, ये देखें बच्चे, अपने एक्सिस पे ये रोटेट कर रहा है, ठीक है ना? ये प्रोटॉन अगर आपको दिख रहा है तो, ठीक है। ये जो है स्पिनिंग टॉप, जो मोशन मैं दिखा रहा हूँ, है ना? ये देखिए टेबल, ये टेबल पे स्पिनिंग टॉप स्पिन कर रहा है ना। लेकिन जब आप इसको थोड़ा-सा हिलाते हैं ना, फिर ये ऐसे बिहेव करता है। ऐसे तो ये बिल्कुल स्ट्रेट घूमेगा। जब आप थोड़ा-सा इसको हिला देंगे ना, फिर ये ऐसे घूमेगा जैसे अब घूम रहा है। तो ध्यान से देखें बच्चे, थोड़ा-सा इसको हिला देंगे, ये ऐसे घूमेगा, ऐसे करके। यही चीज़ यहाँ पे बच्चे दिखाई हुई है। देखिए, ये आप देखें, ये देखिए बच्चे, यही चीज़ यहाँ पे दिखाई हुई है। दिस इज़ द स्पिनिंग टॉप, ये स्पिनिंग टॉप दिखाया है। जब आप इसको रोटेट करेंगे, व्हेन यू रोटेट इट, ये डायग्राम आपको दिख रही होगी, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। दिस विल बी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये। फिर जब आप इसको हिला देंगे, व्हेन यू डिस्टर्ब इट ए लिटिल फ्रॉम द टॉप, फिर ऐसे बच्चे रोटेट करेगा, ऐसे, ऐसे, है ना? ट्रेसेस ए पाथ, ये एक पाथ ट्रेस करेगा, ये ट्रेस कर रहा है पाथ। इट ट्रेसेस ए पाथ, सर्कुलर पाथ, जैसे आपने उसमें देखा, ये देखिए इसमें मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, को अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। ये देखिए, ये देखिए, इट ट्रेसेस ए पाथ परपेंडिकुलर टू, ये पाथ ये देखिए ट्रेस कर रहा है। इट ट्रेसेस ए पाथ परपेंडिकुलर टू द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ये हो गया स्पिनिंग टॉप का मोशन। दिस इज द मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप। दिस इज द दिस इज द सर्कुलर पाथ ट्रेस्ड बाय इट। ये सर्कुलर पाथ बच्चे इसने ट्रेस किया। एक एक मिनट, अब देखिए, सर्कुलर पाथ इसने ट्रेस किया ऐसे, ऐसे। पहले तो ये ऐसे रोटेट करेगा बिल्कुल ना, ऐसे। जब आप इसको रोटेट करते हैं स्पिनिंग टॉप को, ये रोटेट करेगा। लेकिन जैसे आप इसको थोड़ा-सा हिलाएँगे, थोड़ा-सा टच करेंगे, ये ऐसे-ऐसे घूमेगा फिर। Now it traces a circular path. This is the circular path perpendicular to, this is perpendicular to Earth gravitational field. This circular path. ना, such a motion, ऐसे मोशन को हम कहते हैं precession. This type of motion is called precession. अब देखिए, जब हम होता क्या है, जब हम न्यूक्लियर मैग्नेट को, न्यूक्लियर मैग्नेट आप समझते हैं ना, व्हाट इज मेंट बाय न्यूक्लियर मैग्नेट? बच्चे आप बता सकते हैं न्यूक्लियर मैग्नेट का मतलब क्या है? शाबाश। Any one of you can tell what is meant by when I say nuclear magnet? इसका मतलब क्या है बच्चे? हाँ जी।
न्यूक्लियर मैग्नेट मतलब ऐसा न्यूक्लियर जो मैग्नेटिक है। और मैग्नेटिक न्यूक्लियर कौन सा होता है? यही तो बेसिक चीज, अगर यही आपको पता नहीं तो फायदा क्या है? बताएं शाबाश। ऐसा न्यूक्लियस जो मैग्नेटिक है। कौन सा न्यूक्लियस मैग्नेटिक होता है बच्चे? जिसमें नेट स्पिन आई क्या होती? इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0। आपको ऑप्शन दे देता हूं दो, बोले शाबाश। greater than 0. ग्रेटर देन 0, आई ग्रेटर देन 0, है ना। और ऐसा मैग्नेट हमारा प्रोटॉन है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम 1H1 जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज ए न्यूक्लियर मैग्नेट, है ना। हाउ इट इज ए न्यूक्लियर मैग्नेट बच्चे? कैसे है ये न्यूक्लियर मैग्नेट? बिकॉज इट्स न्यूक्लियस कंटेन ओनली वन प्रोटॉन। इसके न्यूक्लियस में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है। दैट मे हैव क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज। तो पर्टिकुलर न्यूक्लियस इसका मैग्नेटिक है, दिस इज मैग्नेटिक। इट हैज नो पेयरिंग, एक ही प्रोटॉन है, या तो वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अनपेयर्ड होगा। एंड अनपेयर्ड प्रोटॉन दे आर मैग्नेटिक। पेयर्ड वाले, इसमें पेयर्ड होगा, दे आर नॉन मैग्नेटिक, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय वन इज कैंसल्ड बाय द अदर। ठीक है ना। ये मैग्नेटिक है हमारा। तो कहता है जब हम न्यूक्लियर मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अप्लाइड फील्ड में, व्हेन वी प्लेस द न्यूक्लियर मैग्नेट इन द अप्लाइड फील्ड, व्हाट हैपेंस? तो आपका अप्लाइड फील्ड है वो क्या करता है बच्चे? फोर्स एक्सर्ट करता है। जैसा कह ले कि जो हमारा न्यूक्लियर मैग्नेट है, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, perpendicular to its axis. When we place a nuclear magnet in the external magnetic field, it will experience a force perpendicular to the axis of nuclear magnet. अब जो applied field है वो क्या करता है? What applied field do? Applied field न्यूक्लियर मैग्नेट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। It tends to align. Applied field जो फोर्स एक्सर्ट करता न्यूक्लियर मैग्नेट के ऊपर, वो उस ताकत की मदद से न्यूक्लियर मैग्नेट को अपने साथ अलाइन करने की कोशिश करता है। अब कहता है चूंकि न्यूक्लियर मैग्नेट स्पिन कर रहा है अपने एक्सिस पे, इट इज स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, ये अलाइन नहीं करता, इट डज नॉट अलाइन। इंस्टेड ऑफ अलाइनिंग, ये आपका अप्लाइड फील्ड है। सपोज ये मेरा हाथ बच्चे, ये इसको अप्लाइड फील्ड माने, ये आपका है बच्चे स्पिनिंग न्यूक्लियर मैग्नेट, प्रोटॉन स्पिन कर रहा है। तो कहते हैं ये अलाइन करने के लिए स्टार्ट प्रीसेसिंग अराउंड इट, प्रीसेसिंग अराउंड इट लाइक द स्पिनिंग टॉप। जैसे आपने स्पिनिंग टॉप को लाया, वो प्रीसेस करता है परपेंडिकुलर टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसी तरह से जो आपका प्रोटॉन है वो भी प्रीसेस करता, प्रीसेस अराउंड व्हाट? अप्लाइड फील्ड। नाउ यू नो, अब आपको पता है कि जो हमारा प्रोटॉन है, इट हैव टू स्पिन मोशंस, क्लॉकवाइज, anti-clockwise. Hence, the spinning proton can precess in two ways. One in alignment with the applied field, other in opposition to the applied field. It can precess in two ways. It can precess in two ways. ये दो तरीकों से बच्चे इसके इर्द गिर्द precess कर सकता। One in alignment with the field, other in opposition to the applied field. Other in opposition. और जिस फ्रीक्वेंसी के साथ ये प्रीसेस करता, द फ्रीक्वेंसी एट विच ए प्रोटॉन प्रीसेस डिपेंड अपॉन अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ। जितनी अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, उतना प्रीसेशनल मोशन स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। हायर द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, हायर इज द प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन। यहां पे वैल्यूज भी दी हैं कि इफ द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, अगर अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ 14100 गॉस हो, तो प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी 60 मिलियन हर्ट्ज होती है, 60 मिलियन हर्ट्ज। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम लॉर्मर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लॉर्मर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी? द फ्रीक्वेंसी एट विच ए प्रोटॉन प्रीसेसेस अराउंड द अप्लाइड फील्ड। ये बच्चे देखें, ये हमने आपको दिखाया प्रीसेशनल
मोशन में फिर से आपको वीडियो की मदद से दिखा देता हूं। लेट अस शो यू विद द हेल्प ऑफ वीडियो। ये देखिए बच्चे, ये देखिए ये प्रीसेस कर रहा है, दिस इज प्रीसेसिंग, ये प्रीसेस कर रहा है। जब ये ऐसे करता है, ये अप्लाइड फील्ड है ना, इट इज प्रीसेसिंग, it precesses around the what applied field, ये प्रीसेस करता अराउंड द अप्लाइड फील्ड। ये देखिए ये प्रीसेस कर रहा है, जैसे अप्लाइड फील्ड लगाते हैं प्रीसेसेस अराउंड द अप्लाइड। इस मोशन को हम कहते हैं प्रीसेशनल मोशन। अब प्रीसेस कितने तरीकों से करेगा, इन हाउ मेनी वेज इट कैन प्रीसेस, कितने तरीकों से करेगा, क्योंकि प्रोटॉन की 2 स्पिन स्टेट्स हैं, इट कैन प्रीसेस इन 2 प्रिंसिपल ओरिएंटेशंस, one aligned with the applied field, other opposed to the applied field। अलाइन विद वाला जो होगा करेगा प्रीसेस, करेगा मतलब एग्जैक्ट ऐसे नहीं। देखिए बच्चे याद रखें, ये अप्लाइड फील्ड है, अप्लाइड फील्ड इसको, ये आपका प्रोटॉन है जो स्पिन कर रहा है ना, ये इसको अलाइन करने की कोशिश करता है। अलाइन का मतलब बिल्कुल ऐसे हो जाए, ये भी ऐसे स्टैंड स्टिल हो जाए, पर ये नहीं होता बिकॉज इट इज इन मोशन। तो ये फिर बिल्कुल अलाइन करने के बाद बजाय ये क्या करता है, इसके अराउंड प्रीसेस, स्पिन मोशन के साथ इट स्टार्ट्स प्रीसेसिंग अराउंड द अप्लाइड फील्ड। अप्लाइड फील्ड के अराउंड ये प्रीसेस करता, प्रीसेस इन अलाइनमेंट, प्रीसेस इन अपोजिशन, बिकॉज़ वी हैव 2 स्पिन स्टेट। जो इन अलाइनमेंट प्रीसेस करेगा दैट विल हैव लोअर एनर्जी, जो इन अपोजिशन प्रीसेस करेगा प्रोटॉन दैट विल हैव हायर एनर्जी। मैंने पहले ही आपको बताया है कि 2 एनर्जी स्टेट्स जो हैं, लोअर एनर्जी, हायर एनर्जी, उनका जो पॉपुलेशन है वो सेम नहीं हो सकता। ज्यादा फेवर कौन सी स्टेट होगी, लोअर एनर्जी स्टेट, लोअर एनर्जी स्टेट। तो ये डायग्राम भी अपने दिमाग में रखिए, जो स्प्लिटिंग हम दिखा रहे हैं, ये वाली डायग्राम। नाउ इट इज बीइंग सेड दैट इट इज पॉसिबल टू फ्लिप द प्रोटॉन। फ्लिप का मतलब देखिए यहाँ पे बच्चे ये क्लॉकवाइज मोशन में है, तो अगर यही प्रोटॉन हमने ऊपर भेजना होगा इस स्टेट में, तो इसको कौन सा लेना पड़ेगा बच्चे, शाबाश, कौन सा लेना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे इस प्रोटॉन जो वहां पे है ऑलरेडी, उनकी बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ लोअर एनर्जी स्टेट से प्रोटॉन को आप भेजेंगे हायर एनर्जी स्टेट। इसको हम कहते हैं फ्लिप, क्योंकि हम उसका स्पिन मोशन उल्टा कर रहे हैं। तो नाउ इट इज पॉसिबल टू excite the proton from lower energy state to the higher energy state, flip the proton from lower to the higher by irradiating the nuclear magnet with microwaves of suitable frequency। जैसे यूवी रेडिएशन में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यूज होती हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इंफ्रारेड रेडिएशन यूज होती हैं। यहाँ पे बच्चे कौन सी रेडिएशन यूज होती हैं, कल को आपसे कोई पूछ ही ले तो व्हाट आर द रेडिएशंस व्हिच आर यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, बच्चे बताएं शाबाश, कौन सी यूज होती हैं, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव्स। सो व्हेन वी इरेडिएट द न्यूक्लियर मैग्नेट विद, इसके साथ इरेडिएट करेंगे बेटे, with microwaves of suitable frequency, microwave radiations of suitable frequency, what happens, the proton flips। जब वो फ्लिप करता, the precessional frequency of proton is exactly equal to frequency of electromagnetic radiation। when it flips, the precessional frequency of the proton is exactly equal to frequency of electromagnetic radiation, एंड द एब्जॉर्प्शन अकर, एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी और प्रोटॉन लोअर स्टेट से हायर स्टेट में चला जाएगा, फ्लिप कर जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं बच्चे, ये जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसका कारण क्या बना, कारण है एक तो न्यूक्लियर मैग्नेट, और दूसरा जब फ्लिपिंग होती, व्हेन द प्रोटॉन फ्लिप्स फ्रॉम लोअर टू द हायर, व्हाट हैपेंस, द न्यूक्लियस and the radio frequency are in resonance, they are in resonance। मैंने पहले ही कहा कि न्यूक्लियर प्रोटॉन की जो प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी है वो एग्जैक्टली मैच करती किसके साथ, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इन अदर वर्ड्स वी कैन से न्यूक्लियस एंड द रेडियो फ्रीक्वेंसी आर इन रेजोनेंस, इसलिए बच्चे स्पेक्ट्रोस्कोपी का नाम पड़ा
nuclear magnetic resonance. That is why it is called as nuclear magnetic resonance. ये था बच्चे इसका कारण, प्रिंसिपल भी आपको समझा दिया. So it is possible to induce transition between these two orientations. Two orientations कौन सी? One which is in alignment, precessing in alignment with the applied field. Other which is opposing the applied field. The one which is aligned with the applied field is of lower energy. Other which is in opposition to the applied field is of high energy. So it is possible to induce transition between these two orientations by irradiating the precessing nuclei with radio waves of correct frequency. करेक्ट फ्रीक्वेंसी मतलब एनर्जी गैप से मैच करनी चाहिए ना, या प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी या प्रोटॉन से मैच करनी चाहिए. व्हेन द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यूक्लियस इज एग्जैक्टली इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. मैं आपको पहले ही बता चुका हूं बच्चे कि जो न्यूक्लियस की प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी होगी दैट डिपेंड अपॉन अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. हायर द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ, हायर द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी. और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखिए यहाँ पे, अगर आपने इतना फील्ड स्ट्रेंथ लगाया होगा 14100 गॉस, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोटॉन विल बी 60 मिलियन हर्ट्ज. प्रोटॉन हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा मैं, इतनी होगी. तो मतलब आपको इसके इक्वल फ्रीक्वेंसी से उसको इरेडिएट करना पड़ेगा प्रोटॉन को. यू हैव टू इरेडिएट प्रोटॉन. सो व्हेन द प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी of the nucleus is exactly equal to frequency of electromagnetic radiation, the absorption occurs and nuclei in lower energy spin state flip to the higher energy spin state. When this occurs, the nuclei and radio frequency are in resonance and hence it is called nuclear magnetic resonance because this resonance is due to magnetic property of nuclei. बच्चे एक चीज याद रखें, ये जो फिनोमिना है ये इस वजह से हुआ. अगर आपका न्यूक्लियस मैग्नेट नहीं होता, अगर आपका न्यूक्लियस मैग्नेट नहीं होता, it could not have the, it could not have absorbed the radio waves. ये प्रोसेस ही नहीं होता. So since this resonance is due to magnetic properties of nuclei, hence it is called as nuclear magnetic resonance. Now this is the process to calculate exact formula कह सकते हैं आप. This is the formula in fact to calculate exact amount of radio frequency energy needed for resonance. This is the formula. Del E is equal to h nu. और ये है फार्मूला बेसिकली गामा h upon 2 pi h naught. What is gamma? Gamma is gyromagnetic ratio. It is the ratio of magnetic movement to the angular momentum. Magnetic movement divided by angular momentum. And for a particular nucleus its value is constant. प्रोटॉन के लिए इसकी वैल्यू ये है बच्चे. इसका मतलब साफ है कि डिफरेंट न्यूक्लियस में जो रेडियो वेव्स नीडेड फॉर प्रमोटिंग द प्रोटॉन, उसकी एनर्जी या उसका रेडियो फ्रीक्वेंसी, उसका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो डिफरेंट होगा, एक जैसा नहीं होगा एट अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. बिकॉज गामा इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई. गायरोमैग्नेटिक रेशियो इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट न्यूक्लियाई. है ना. एच तो आपको पता है बच्चे प्लैंक्स कांस्टेंट है. 2 क्या है कांस्टेंट, पाई क्या है कांस्टेंट, एच नॉट इज द अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि डेल इज प्रोपोर्शनल टू एच नॉट. बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है फॉर ए पर्टिकुलर न्यूक्लियस. फॉर ए पर्टिकुलर पर्टिकुलर न्यूक्लियस के लिए, पर्टिकुलर एक न्यूक्लियस के लिए गामा भी कांस्टेंट है ना. गायरोमैग्नेटिक रेशियो जैसे प्रोटॉन की उसने निकाल के रखी हुई है 26750 है ना. तो डेल इज प्रोपोर्शनल टू एच नॉट. मतलब क्या हुआ कि जो एनर्जी चाहिए हमें, रेडियो फ्रीक्वेंसी चाहिए हमें, रेडियो वेव चाहिए, उसकी जो एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ. क्योंकि अप्लाइड फील्ड स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्पिन स्टेट्स उतना ज्यादा होगा. तो नेचुरली रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव जो चाहिए हमें टू फ्लिप द प्रोटॉन, वो भी उसकी एनर्जी भी ज्यादा. तो दे आर डायरेक्टली इंटररिलेटेड. तो एग्जैक्ट अमाउंट हम इस इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड फॉर प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये देखें ये वैल्यूज दी हैं बच्चे. तो यहाँ तक था बच्चे ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन.
This was all about the principle of nuclear magnetic arrival.